मेरे सभी प्रिय दर्शकों को मेरा संजीव शास्त्री का सादर प्रणाम। दर्शकों, जो जन्म पत्रिका मैं आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा हूं वह है आदित्य कुमार जी। व्हाट्सएप द्वारा आदित्य कुमार जी मेरे से जुड़े और इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग मुझे सेंड किया और मेरे से कहा कि मेरी जन्म पत्रिका का आप विश्लेषण करिए। तो दर्शकों, आदित्य कुमार जी की जन्म पत्रिका आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। इनकी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण आज हम आपके समक्ष करेंगे। इनका कैरियर, इनका विवाह और इनकी कुंडली में जो भी वस्तु स्थिति है उससे आपको हम अवगत कराएंगे। यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9758821165 इस नंबर पर आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग सेंड करें और मैं आपकी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। आपके आने वाले समय आपका कैसा रहेगा एवं आपकी जो कुंडली है उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, आपका बिजनेस होगा या नौकरी होगी, या आप अपने कैरियर में कितनी कामयाबी हासिल करेंगे, इस चीज़ को मैं आपको टू द पॉइंट आपकी जो डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग से जो समय निकलेगा उसके हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। दर्शकों, सबसे पहले अब हम आदित्य कुमार जी की जो हमारी कुंडली है उस पर चलते हैं। दर्शकों, यदि आप इस जन्म पत्रिका को देख रहे हैं तो आपका ज्ञानवर्धन होगा, और यदि आपकी यह कुंडली नहीं भी है तो भी आप अपना ज्ञानवर्धन इसको देखकर कर सकते हैं। और आदित्य कुमार जी जिनकी यह कुंडली है वह तो इसको देखेंगे ही। तो अब हम अपने विषय पर चलेंगे। देखिए, जो इनका जन्म हुआ है 8 तारीख 3रा महीना 2001 को हुआ है, यानी 8 मार्च 2001 को आदित्य जी का जन्म हुआ है। जैसा कि मैं आपको बताता आया हूं कि जब भी जातक का जन्म होता है तो वहां जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी उसके मूलांक का लॉर्ड एवं जो हमारा माह होता है जन्म का उसका मूलांक का लॉर्ड, प्लस जो हमारी डेट का जो योग है उसका मूलांक का लॉर्ड, और प्लस इनका जो जिस दिन इनका जन्म हुआ है, तो गुरुवार को इनका जन्म हुआ है। दर्शकों, गुरुवार के दिन इनकी पैदाइश है, यानी कि बृहस्पतिवार थर्सडे को इनका जन्म हुआ है। तो दर्शकों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी जो इनका डेट ऑफ बर्थ है उसका लॉजिक क्या बैठता है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इनका 8 तारीख का जन्म है, तो वो है शनि, मूलांक का मालिक हुआ शनि। दर्शकों, शनि इनकी कुंडली में क्या है? शनि इनकी कुंडली में है सप्तमेश और षष्ठेश, और शनि जो है दशम भाव में बैठा है। काल पुरुष में दशम भाव 10 नंबर पे आता है, तो इस वजह से शनि यहाँ पर अच्छा हो गया, लेकिन लगन के लिए यह प्रबल अकारक है, तो ये भी एक माइनस पॉइंट हुआ। अब तीसरे माह का इनका जन्म है, तो बृहस्पति ग्रह तीसरे मूलांक का लॉर्ड है, जो कि राहु और शनि के बीच में यहाँ फंसा हुआ है, और वह त्रिकोणीय शुक्र केंद्र में बैठा है और अपने प्रबल शत्रु शुक्र के घर में वह विराजमान है। और शुक्र जो है वह बृहस्पति से एक्सचेंज कर रहा है, यानी दशम भाव का मालिक अष्टम भाव में और अष्टम भाव का मालिक दशम भाव में। जब भी कोई ग्रह किसी अच्छे शुभ भाव से एक्सचेंज करता है तो वह काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि यह अशुभ भाव से एक्सचेंज कर रहा है तो यह खराब ही हुआ। यानी कि इनका जो महीना है उसका जो मूलांक का मालिक है वह गुरु है। और अब इनके वर्ष पर चलते हैं 2001, यानी उसका लॉर्ड भी इनका कहीं ना कहीं गुरु ही होगा। तो इनका जो लाइफ का रेशो चलेगा वह शनि और गुरु के बीच में चलेगा, और शनि और गुरु इनके दशम भाव में बैठे हैं, जहाँ शनि तो काफी बलवान माना जाएगा लेकिन गुरु यहाँ पर अकारक माना जाएगा। दर्शकों, बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और जब वह शनि और राहु जैसे पापी ग्रहों के बीच में फंसेगा तो कहीं ना कहीं वह बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अब दूसरी जो चीज है वह इनकी कुंडली का बल निकालेंगे हम। इनकी चंद्र कुंडली को कितने अष्टक वर्ग में, सर्वाष्टक वर्ग में अंक मिले हैं, इनके लगन कुंडली को कितने अंक मिले हैं, और इनके
जो इनकी सूर्य कुंडली है उसको कितने अंक मिले हैं। सिंह लगन और सिंह चंद्र राशि, यानी कि 29 और 29। 29 तो इनकी लगन को मिले हैं और 29 ही इनकी चंद्र कुंडली को मिले हैं, क्योंकि लगन में ही चंद्रमा विराजित है। और कुंभ राशि को इनकी को मिले हैं 22 अंक। तो जो इनकी कुंडली का जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वह लग्न कुंडली के सर्वाष्टक वर्ग के अंक से, चंद्र कुंडली के सर्वाष्टक अंक के वर्ग से और सूर्य कुंडली के सर्वाष्टक वर्ग के योग से निकलती है। तो ऐसी कंडीशन में जो इनकी कुंडली में चंद्र कुंडली है और लग्न कुंडली है उसमें तो 29 अंक हैं, और पर्टिकुलर जो 28 अंक होते हैं दर्शकों वह अच्छे माने जाते हैं। लेकिन जो 22 का जो आंकड़ा है वह काफ़ी कम है, यानी सूर्य कुंडली इनकी काफ़ी वीक है। तो इस कंडीशन से जो इनकी कुंडली की स्ट्रेंथ हुई वो लगभग 80% हुई। 80% इनकी कुंडली की स्ट्रेंथ है। जो मेरे अपने विचार से है वह इनकी कुंडली की स्ट्रेंथ 80% है। और अब हम दर्शकों क्या देखना है, हमें अब देखना है कि इनका जो चंद्रमा है वह किस राशि में बैठा है और उसका जो लॉर्ड है वह कहाँ बैठा है, और चंद्रमा का जो नक्षत्राधिपति है वह चंद्रमा से कहाँ बैठा है। दर्शकों इनका मघा नक्षत्र में जन्म हुआ है। मघा नक्षत्र जो है केतु का नक्षत्र है। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है और केतु इनका पंचम भाव में विराजित है, और वह चंद्रमा से भी नवपंचम है और लगन से भी नवपंचम है। और केतु बृहस्पति की राशि में बैठा है, जिसको कि डिग्री में 18 डिग्री दी गई है। दर्शकों 5वां भाव जो है वह सूर्य का स्थायी भाव है, और जहाँ केतु जो है उच्च राशि में बैठा हुआ है उसका डिस्पोजिटर बृहस्पति राहु और शनि के बीच में फंसा हुआ है। हालांकि केतु यहाँ काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी क्योंकि चंद्रमा जब भी केतु के नक्षत्र में होगा दर्शकों तो केतु जो है डिटैचमेंट का कारक है। तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं विशेष बेचैनी में रहेगा और उसको कहीं ना कहीं दवाओं पर डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ 12वें घर की लॉर्डशिप लिए हुए है और 12वें घर की लॉर्डशिप लेकर वह लग्न में बैठा है, जो कि बता रहा है कि इनको कहीं ना कहीं मेडिसिन्स पर डिपेंड रहना पड़ेगा और इनकी जो फिजिकली फिटनेस है उसमें कहीं ना कहीं चंद्रमा इनको बाधक बनेगा। और चंद्रमा खुद केतु के नक्षत्र में है और केतु द्वारा दृष्ट भी है। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ तथ्य ऐसे हैं जो कि इनकी मानसिक कष्ट को बता रहे हैं। एवं चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है सूर्य वह 7वें भाव में है, और काल पुरुष में 7वां भाव सूर्य का नीच नंबर यानी 7 नंबर यानी नीच राशि का नंबर है। तो यहाँ केतु का चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है सूर्य, वह भी यहाँ बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, और उस सूर्य पर तीनों विच्छेदात्मक ग्रह यानी मंगल 4वीं दृष्टि से, शनि 10वीं एस्पेक्ट से और राहु 9वीं दृष्टि से सूर्य को पीड़ित कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो कुंडली है वह कहीं ना कहीं अप एंड डाउन दिखाती है, यानी कि लाइफ जो है काफ़ी स्ट्रगल वाली इनकी रहेगी। अब मैं दर्शकों इनकी कुंडली में जो इनका पहले इनकी जो महादशा है उसके अकॉर्डिंग इनका फल बताऊंगा कि इनका जो आने वाला समय है कैरियर के अकॉर्डिंग और शादी के अकॉर्डिंग कैसा चलेगा। उसके बाद फिर पूरे 9 ग्रह जो पूरे 9 वो 12 भाव हैं, उन 12 भावों में पूरे 12 भावों का वर्गीकरण में टू द पॉइंट आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले इनकी दशा पर चलेंगे, क्योंकि वर्तमान समय के लिए दशा और गोचर का देखना जरूरी होता है। इनकी कुंडली में दर्शकों सूर्य की महादशा चलेगी 2024 से। अभी फिलहाल इनकी शुक्र की महादशा चल रही है। चलिए पहले शुक्र की महादशा पर ही चलते हैं। शुक्र में बुध का अंतर इनका चलेगा 18 जुलाई 2023 तक। शुक्र में बुध, शुक्र इनकी कुंडली में अष्टम भाव में विराजित है और वह दशमेश और तृतीयेश है। दर्शकों 8वां भाव जो है वो वैसे तो ज्ञान का है और भक्ति की गहराई का है और एक्सपेरिमेंटल भाव है, यह ससुराल का भाव भी है। तो इन सब चीज़ों को देखें तो शुक्र इसमें अष्टम भाव में पड़ा हुआ है। तो अष्टम भाव में पड़ा हुआ शुक्र इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अष्टम भाव ही एक ऐसा भाव है जो ऑब्स्टेकल्स भी गेन कराता है। और इनकी कुंडली में जो अष्टमेश है वह भी दशम भाव में राहु शनि से पीड़ित है। ऐसी कंडीशन में 8वें भाव में पड़ा हुआ शुक्र इनके कैरियर के मामले में इनको काफ़ी उतार चढ़ाव देगा। और शुक्र की जो डिग्री है वह है 23 डिग्री। तो यहाँ शुक्र जो है काफ़ी खराब है और वह लगन से भी 8वां है और चंद्रमा से भी 8वां है। तो ऐसी कंडीशन में शुक्र की महादशा
में बुध का अंतर इनके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी क्योंकि बुध इनकी कुंडली में धन और लाभ का मालिक होकर छठे भाव में पड़ा है, काल पुरुष में छठा भाव जो है बुध के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि वह वहां उच्च का हो जाता है। लेकिन सिंह लगन में धन और लाभ के मालिक को छठे में फेंक दिया गया है, तो यह एक बहुत अच्छी बात नहीं है और चंद्रमा से भी छठा है बुध। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बुध यहाँ पर पाप कर्तरी प्रभाव में भी है, क्योंकि बुध के एक तरफ सूर्य जो क्रूर ग्रह है और दूसरी तरफ केतु जो पापी ग्रह है, तो बुध यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय महसूस करेंगे। ऐसी कंडीशन में शुक्र में बुध का अंतर इनके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। वैसे भी चंद्र कुंडली से भी लग्न कुंडली से भी छठे में बुध है और सूर्य से 12वां बुध है। तो सूर्य और नवांश कुंडली में बुध की पोजीशन को देख लेते हैं। नवांश कुंडली में बुध उच्च राशि में है, जो कि मिथुन लगन पर चौथे भाव में है, सुख स्थान में है। तो सुख स्थान में बुध को उच्च का माना जाएगा, लेकिन वहां भी वह केतु के साथ है। और बुध एक ऐसा ग्रह है कि जो अगर शुभ ग्रहों के साथ हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो यह काफी अच्छा माना जाता है। लगन चार्ट में त्रिकोणेश गुरु से जरूर बुध दृष्ट है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बुध में शुभता आ गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि छठे भाव में बुध को उच्च माना जाता है, तो अगर इस पहलू से देखें तो कहीं ना कहीं बुध इनका योग कारक भी माना जा सकता है। लेकिन टोटल जो रिजल्ट है बुध का वह बहुत ज़्यादा अच्छे रेशो में नहीं है। तो शुक्र में बुध का जो अंतर होगा इनके कैरियर के मामले में थोड़ा सा इनको बढ़त दे सकता है, क्योंकि इनकी कुंडली में इनका कैरियर में वृष लग्न बनता है। यदि वृष लग्न को केंद्र मान लिया जाए तो यह बुध त्रिकोण का मालिक होकर त्रिकोण में बैठा है और इसका जो डिस्पोजिटर है वह लग्न में बैठा है। तो कैरियर के मामले में तो बुध इनका अच्छा कहा जा सकता है। यदि है इस समय वर्तमान समय में कैरियर के मामले में कुछ पूछना चाहते हैं तो कैरियर इनका कहीं ना कहीं बुध में प्लस रहेगा। और इनको कैरियर में कौन से कैरियर में इनको ले जाएगा, देखिए इनका जो दशम भाव है उस पर गुरु शनि और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, जो कि इनको टीचिंग लाइन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ठेकेदारी में, वाहन से संबंधित कोई भी काम या इंजीनियरिंग जैसे सब इनको उसमें क्षेत्र में ले जा सकता है, क्योंकि यही कहीं ना कहीं जो मंगल और गुरु और शनि के क्षेत्र हैं। अब इनकी कुंडली में बुध की अंतर्दशा चल रही है। बुध इनका भाग्य से नवपंचम बैठा है, तो कहीं ना कहीं बुध से संबंधित भी है जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो कैरियर का जो मेन होता है कुंडली में वह होता है षडबल चार्ट। तो यदि हम षडबल चार्ट पर चलें, षोडश वर्ग चार्ट यानी वर्ग कुंडलियाँ, तो उसमें D10 चार्ट पर हम चलें तो दशमांश चार्ट का जो लग्नेश है वह भी हमारी कार्यशैली को दर्शाता है कि हमारा जो काम होगा वो किस क्षेत्र में होगा। तो दर्शकों जो इनका कार्य होगा वह शुक्र के क्षेत्र में भी हो सकता है, क्योंकि इनकी जो D10 चार्ट है उसका जो लग्नेश है वह शुक्र है और यह शुक्र इनके भाग्य स्थान में बैठा है केतु के साथ, जो कि यह बता रहा है कि इनको शुक्र से संबंधित भी कहीं ना कहीं इनका कैरियर जा सकता है। शुक्र में दर्शकों क्या क्या आता है, शुक्र एक पैशनेट ग्रह है और शुक्र जो है ज्ञान का भी है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी ले जा सकता है। और शुक्र इनको अगर ये व्यापार करें तो सफ़ेद चीज़ों का व्यापार कर सकते हैं, लेडीज आइटम का व्यापार कर सकते हैं, गारमेंट्स का व्यापार कर सकते हैं, यह सब शुक्र के क्षेत्र में ही आता है। और अब इनका यदि गोचर हम देखें तो गोचर के अकॉर्डिंग इनकी कुंडली में सिंह लगन है, चंद्रमा से शनि इनका छठे भाव में चल रहा है और बृहस्पति इनका फिलहाल 7वें भाव में चल रहा है। अप्रैल से जो गोचर चेंज होंगे उसमें इनकी कुंडली में जो शनि होगा वह इनका 7वें भाव से गोचर करेगा, जो कि लगन के चंद्रमा को देखेगा, और बृहस्पति इनका अष्टम भाव से गोचर करेगा, जो कि लगन से भी अष्टम है और चंद्रमा से भी अष्टम है। तो बृहस्पति का गोचर कुल मिला के बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। और फिलहाल जो अब समय चल रहा है, जिस समय मैं कुंडली बता रहा हूँ, तो इनका चंद्रमा का जो लॉर्ड है वह सूर्य है और वह इनके 7वें से गोचर कर रहा है, जो कि इनकी कैरियर से 10वां है। तो यह गोचर भी इनका कैरियर के हिसाब से बहुत अच्छा कहा जा सकता है। यदि यह किसी नौकरी की तलाश में है तो वह इनकी सफलता बिल्कुल सुनिश्चित है। अब इनकी दशा पर चलते हैं। दशकों दशा का बड़ा खेल होता है। इनकी कुंडली में अब शुक्र में बुध की जो महादशा थी
शुक्र में बुध का अंतर था, उसका मैंने अभी आपको बताया कि वह शुक्र इनका 8वें में है और बुध इनका 6ठे में है, जो कि सिंह लगन पर दोनों ही विशेष कारक ग्रह नहीं माने जाते, तो इसलिए इनका जो समय है मध्यम कहा जा सकता है। अब जो आने वाला समय है उसमें शुक्र में बुध के अंतर के बाद शुक्र में केतु का अंतर आएगा, और शुक्र से केतु दशम भाव में है, और केतु जो है कुंडली में चंद्रमा पर दृष्टिपात कर रहे हैं। हालांकि पंचम भाव में उच्च का केतु अच्छा माना जाएगा, और केतु का डिस्पोजिटर केंद्र में बैठा है, जो कि मंगल से और शनि से और राहु से दृष्ट भी है, यानी राहु और शनि के बीच में फंसा हुआ है। मंगल उसको देख रहा है, जो कि पापी ग्रह है। हालांकि मंगल इस लगन पर प्रॉपर कारक है, लेकिन फिर भी गुरु जैसे सात्विक ग्रह का राहु और शनि के बीच में फंसना, यह कहीं ना कहीं कुंडली को नेगेटिव बनाता है। तो केतु जो है वो मध्यम फलकारी होगा, और केतु में जो इनकी नौकरी लगने का चांस है वह अच्छा होगा, क्योंकि केतु त्रिकोण में बैठा है। तो टोटल कंक्लूजन ये निकला है कि आने वाले 3-4 वर्षों में आदित्य साहब आपकी कुंडली में आपकी नौकरी लगने का चांस अच्छा है, क्योंकि पहले तो फिलहाल यदि हम देखें वर्तमान में तो शुक्र में बुध का अंतर चल रहा है। हालांकि शुक्र की जो पूरी महादशा है, शुक्र आपका अष्टम भाव में है, तो वो कोई चमत्कार करती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 8वां भाव जो है वह कहीं ना कहीं नेष्ट भाव है, ऑब्स्टेकल्स का भाव है। लेकिन जो अंतर्दशानाथ बुध है वह धनेश और लाभेश है, हालांकि वह भी 6ठे में पड़ा है, लेकिन फिर भी क्योंकि प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग वह उच्च राशि में है, तो कहीं ना कहीं वह लाभकारी सिद्ध होगा। और जो नवांश चार्ट है, भाग्य चार्ट, उसमें भी लगन से 4थे भाव में बुध उच्च राशि में विराजित है। तो यह कुछ ऐसे योगा योग हैं जो आदित्य साहब को कहीं ना कहीं इनके कैरियर में प्लस बना रहे हैं। अब मैं इनकी कुंडली में इनका जो लगन से लेकर जो 12वें भाव का जो फल है उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, इनका सिंह लगन है, लग्न लॉर्ड की प्लेसमेंट 10th हाउस में है, और जब भी दर्शकों चंद्रमा के बिल्कुल ठीक सामने सूर्य होगा तो कहीं ना कहीं पूर्णमासी का जन्म होगा, यानी शुक्ल पक्ष का चंद्रमा पूर्ण बलवान होगा। तो ऐसी कंडीशन में चंद्रमा इनकी कुंडली में 12वें घर का लॉर्ड है। 12वें घर का लॉर्ड जो है लगन में बैठे तो कहीं ना कहीं परेशानियों को दर्शाता है, तो और लेकिन लग्नेश की लगन पर पूर्ण दृष्टि है, तो यह अपने आप में काफी पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। और सूर्य इनकी कुंडली में लगन को देख रहा है। जब भी सूर्य दर्शकों लगन को देखेगा तो सिंह लगन जो है काफी बलवान लगन है, जो कि 5वें कालपुरुष में 5वें भाव को शो ऑफ करती है। तो सिंह लगन होने से आदमी स्वाभिमानी, क्रोधी स्वभाव का और अपनी बात मनवाने में माहिर, इस तरीके के कुछ गुण विद्यमान होते हैं। काफी खूबसूरत होंगे, क्योंकि चंद्रमा जैसा शुभ ग्रह लगन में बैठा है, चंद्रमा सुंदरता का प्रतीक है, और सूर्य राजसी ग्रह है, तो ऐसा जातक अपने आप को बड़ा टिप टॉप रखता है और राजसी ठाट बाट से रहना पसंद करता है। उसको किसी की दास्तां में रहना, गुलामी में रहना पसंद नहीं होता। तो लग्न कुछ इस तरीके का व्यक्तित्व इनका बता रही है। अब द्वितीय भाव पर हम चले तो द्वितीय भाव का जो लॉर्ड है वह बुध है, और वह खुद से नवपंचम बैठा है। द्वितीय भाव पर उच्च के शुक्र की दृष्टि भी जा रही है, जो कि कुंडली में दशम भाव का आधिपत्य करता है। तो कहीं ना कहीं यह कैरियर से, अपनी वाणी से, और कहीं ना कहीं अपने वाक्पटुता से और अपने एडमिनिस्ट्रेशन से यह धन कमाने का योग बता रही है कुंडली जो है इनकी। द्वितीय भाव इनका काफी बलवान है। तृतीय भाव पर यदि हम चलें तो तृतीय भाव दर्शकों कम्युनिकेशन, भाई बहन, पराक्रम भाव है। तृतीय भाव का कारक मंगल भी यहाँ 4थे भाव में स्वग्रही बैठा है, तो तृतीय भाव से संबंधित सारे फल अच्छे मिलेंगे। उधर राहु की पंचम दृष्टि भी इनकी, यहाँ से पंचम दृष्टि भी इनके पराक्रम भाव पे जा रही है। राहु भी तृतीय भाव को हमेशा सपोर्ट करता है, तो पराक्रम से लवरेज रहेंगे। चौथा भाव यदि हम लें तो 4थे भाव में इनका मंगल बैठा है, और मंगल यहाँ पर 4थे भाव में 16 डिग्री का है, जो कि यहाँ त्रिकोणीय होकर बैठा है। तो यह इनको अति भाग्यवादी बना रहा है, क्योंकि इनकी कुंडली में मंगल लगन से भी 4थे भाव में है। हालांकि यह मांगलिक है, तो कहीं ना कहीं मंगली लड़की से शादी इनको करनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि चंद्रमा से 4थे भाव में स्वग्रही मंगल है, वो डिग्री वाइज कैपेबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, परंतु यहाँ यह शनि से दृष्ट होने के कारण थोड़ा वीक हो गया है। ऐसी कंडीशन में मंगल इनको जो भी 4थे भाव से लगे हुए फल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए इनकी नौकरी है, इनका जो सुख, नौकरी का सुख है वह भी है, और इनकी कुंडली में इनको माता का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख सभी 4थे भाव से रिलेटेड होते हैं। ये सारे सुख इनको प्राप्त होंगे।
पंचम भाव पर चलते हैं। पंचम भाव में केतु उच्च राशि में विराजित है, जो कि 18 डिग्री का होकर काफी बलवान है, और वह लगन से भी पंचम है और चंद्रमा से भी पंचम है, और उसका डिस्पोजिटर केंद्र में बैठा है जो कि दशम भाव में है। तो केतु भी इनको पंचम भाव से रिलेटेड, यानी संतान सुख और एजुकेशन से सुख और एजुकेशन से लाभ, ये सब चीजें इनका पंचम भाव दर्शा रहा है। पंचम भावेश का केंद्र में बैठकर शनि से युति संबंध बनाना यह थोड़ा भ्रामक है, तो जो एजुकेशन है उसको कहीं ना कहीं टारगेट करेगा। शनि जैसा पापी ग्रह साथ में बैठा है, तो एजुकेशन बीच बीच में ब्रेक भी हो सकती है, और संतान से भी कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अब यहाँ पंचम भाव पर हम आ जाते हैं। पंचमेश जो है इनका शनि है, जो कि अपनी मित्र की राशि में बैठा हुआ है। शुक्र और शनि जो है आपस में प्रबल मित्र हैं, तो कहीं ना कहीं जो है मामा पक्ष से लाभ, और ये छठा भाव जो है वो नौकरी का कंपटीशन भी है। तो यहाँ भी यह एक बहुत शानदार योग कहा जाएगा कि जो कंपटीशन का भाव का मालिक है वह लग्न में शुक्र की राशि में बैठा है, तो यह काफ़ी अच्छा इनको कंपटीशन में बीट कराने के लिए काफ़ी सहयोगात्मक रहेगा। नंसान पक्ष के सुख सारे इनको प्राप्त होंगे ही। अब हम सप्तम भाव पर चलते हैं। सप्तम भाव क्या है दर्शकों? सप्तम भाव है लाइफ पार्टनर, डेली बेसिस, यानी यदि हम बिजनेस करते हैं तो हमारी डेली की कमाई, इनकम। और सप्तम भाव हमारा पत्नी का है, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी स्त्री, और स्त्री है तो आपके पुरुष का है। और सप्तम भाव हमारे जो हम कोई भी फ्रेंड बनाते हैं तो उससे संबंधित भी सप्तम भाव ही बताता है। सप्तम भाव पर सूर्य विद्यमान है, और सप्तमें शनि दशम भाव में विराजित है, जो कि काफ़ी अच्छा योग कहा जाएगा। और शनि इनकी कुंडली में वैसे डिग्री वाइज 1 डिग्री का है, तो अच्छा है। कोई भी ग्रह जो कुंडली में छठे और सातवें का मालिक होगा और वह डिग्री वाइज कमजोर हो लेकिन मित्र राशि में हो, तो उससे संबंधित अच्छे फल कहे जाएंगे। यानी कि इनकी जो लाइफ पार्टनर होगी वह काफ़ी अच्छी होगी, और जो नवांश कुंडली होती है वह भी लाइफ पार्टनर की होती है। नवांश कुंडली में लग्नेश ही चौथे भाव में बैठा है, तो जब इनकी शादी होगी उसके बाद इनका जो लाइफ पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं सुखों में वृद्धि करेगा। लेकिन 12वें भाव में सूर्य चंद्र का अमावस्या योग बना हुआ है, तो पत्नी के आते ही खर्चे जो है कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। लेकिन नवांश कुंडली में उच्च के मंगल की लगन पर दृष्टि है, तो जीवन साथी गेहुआ कलर का होगा और काफ़ी हष्टपुष्ट होगा। पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि लग्नेश भी नवांश में उच्च राशि में विद्यमान है। राहु इनका नवांश कुंडली में दशम भाव में है, और दशमेश एकादश में है। दशकों नवांश कुंडली में आदित्य जी का जो दशमांश है, दशम भावेश है, वह एकादश में है। तो ये अपने आप में एक बहुत तगड़ा राजयोग है। इनकी जो पत्नी होगी वो कहीं ना कहीं से कमाऊ पत्नी इनको मिलनी चाहिए, और यदि कमाऊ भी नहीं मिली तो इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं वह इनके पैसे को जोड़ने का ही काम करेगी, घटाने का काम नहीं करेगी। वैसे भी इनकी कुंडली में जो अमावस योग बना हुआ है उसका डिस्पोजिटर शुक्र है, और चंद्रमा उच्च राशि में है। 12वें भाव में जब चंद्रमा उच्च का हो और 12वें भाव का जो लॉर्ड है वह भाग्य स्थान में उच्च का हो, तो ऐसी कंडीशन में उच्च राशि से पिछली राशि है वैसे शुक्र, लेकिन उच्चाभिलाषी है, उच्च में जाने का अभिलाषी है, तो कहीं ना कहीं वह उच्च का ही कहा जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इनकी जो पत्नी आएगी वह काफ़ी भाग्यशाली होगी, और इनके भाग्य में 4 चांद लग जाएंगे पत्नी के आते ही। और जो नवांश कुंडली है उसमें शनि भी स्वग्रह ही बैठे हैं अष्टम भाव में, तो मकर राशि में शनि बहुत अच्छा बैठा है, तो पत्नी जो है वो लॉन्ग लाइफ होगी, और दाम्पत्य जीवन इनका काफ़ी अच्छा गुजरेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर, जब दाम्पत्य जीवन की बात चल रही है तो मैं बता दूं कि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह भी यहाँ पड़ रही है, राहु की 9वीं दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है, और शनि की 10वीं दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है, और लग्नेश सूर्य भी यहाँ काफ़ी पीड़ित है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि विवाह में अड़चन आ जाए, और पहला जो विवाह है वह थोड़ा बहुत विच्छेद भी हो सकता है, क्योंकि तीनों विच्छेदात्मक ग्रह आपके 7वें भाव को देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि शुक्र आपका उच्च राशि में है, तो दूसरा विवाह आपका कामयाब हो जाएगा। अब हम अष्टम भाव पे चलते हैं। अष्टमेश गुरु आपका शनि और राहु से पीड़ित है, अतः आपकी जो ससुराल पक्ष है वह कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेदों से परिपूर्ण रहेगा। और आपकी कुंडली में 8वां भाव योग्यता को भी दर्शाता है, 8वां भाव ज्ञान की गहराई को भी दर्शाता है, और 8वां भाव आयु को भी दर्शाता है। 8वें भाव से रोग भी देखते हैं, वैसे तो रोग छठे भाव से और 12वें भाव से भी देखा जाता है, लेकिन अष्टम भाव भी क्योंकि ऑब्स्टेकल्स का भाव है, अतः 8वें भाव से भी रोग देखे जा सकते हैं। 8वें भाव का जो लॉर्ड है गुरु, वह राहु और शनि के बीच में फंसा हुआ है,
तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। यानी कि जीवन में स्वास्थ्य जो है अप एंड डाउन चलता रहेगा। अब हम भाग्य स्थान पर आते हैं। भाग्य स्थान के जो नैसर्गिक कारक हैं वह सूर्य और गुरु हैं। तो कुंडली में सूर्य भी काफ़ी पाप प्रभाव में है और गुरु भी काफ़ी पाप प्रभाव में है। लेकिन भाग्य का जो लॉर्ड है वह सिंह लगन में केंद्र त्रिकोण का मालिक होकर मंगल जो है केंद्र में ही 16 डिग्री का होकर बैठा है, जो कि नवांश कुंडली में भी उच्च राशि से पिछली राशि में है। तो कुल मिलाकर मंगल यहाँ काफ़ी स्ट्रांग है। ऐसी कंडीशन में मैं इनको यह सलाह दूंगा कि मंगल का त्रिकोणीय मूंगा यह धारण कर सकते हैं। हालांकि मंगल वैसे इनका आदित्य जी का 16 डिग्री का मंगल है, लेकिन फिर भी मंगल के लिए यह कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मूंगा पहन लें तो इनके भाग्य में और 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि मंगल यहाँ शनि से भी दृष्ट है, पाप प्रभाव में है। अतः मंगल का रत्न यहाँ पहना जा सकता है। अब हम दशम भाव पर चलें तो दशमेश शुक्र अष्टम भाव में है, जो कि यहाँ पर 23 डिग्री के हैं और वह गुरु से एक्सचेंज बना रहे हैं। 8वें भाव का दशम भाव में बैठना और दशमेश का अष्टम भाव में बैठना, यह एक्सचेंज जो है कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन फिर भी यह इनको कहीं ना कहीं जीवन में लाभ देता रहेगा, क्योंकि जो कर्मेश है वह खुद से लाभ स्थान में बैठा है। तो यह इनके लिए लाभ का कहीं ना कहीं सुअवसर प्राप्त कराता रहेगा। वैसे भी जो 8वां घर है वह अचानक धन को भी दिखाता है और वह गड़े धन को भी दिखाता है। गड़े धन का मतलब यह नहीं है कि इनको कहीं ना कहीं से गड़ा हुआ ही धन मिलेगा, गुप्त धन को भी दर्शाता है कि अचानक धन आ जाए। अचानक धन की जो प्राप्ति कराता है वह 8वां भाव ही कराता है आदित्य सर। अब आपकी कुंडली में हम आपके 11वें भाव पर चलते हैं। 11वें भाव का जो अधिपति है वह बुध है और वह वहां से षडाष्टक पड़ा है, परंतु 11वें भाव में 18 डिग्री का राहु बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। दर्शकों, राहु जैसा पापी ग्रह 11वें भाव में सारी इच्छा पूर्ति कराएगा। जब जब आदित्य जी की राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी तो ऐसी कंडीशन में लाभ जो है वो उत्तरोत्तर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि राहु का जो डिस्पोजिटर बुध है वह भी काल पुरुष में 6ठे भाव में उच्च का माना जाता है। हालांकि खुद से षडाष्टक है तो थोड़ा बहुत लाभ आने में थोड़ी बहुत कठिनाइयां आएंगी, लेकिन लाभ जो है सॉलिड आएगा। जब भी आएगा सॉलिड लाभ आएगा, क्योंकि राहु जो है वह लाभ स्थान में हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है, जो कि लगन से भी 11वां है और चंद्रमा से भी 11वां है। अगर मैं यह कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आदित्य साहब आपकी कुंडली में राहु आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देगा, क्योंकि राहु जैसा पापी ग्रह जो कि उपचय भाव में बैठा है, 11वां भाव उपचय भाव है और वह लगन से भी 11वां है और चंद्रमा से भी 11वां है। यदि आपकी जो यूथ एज है उसमें राहु की महादशा आ जाती तो यह आपके लिए धन के मामले में फाइनेंशियल गेन्स कराने वाली होती और धन के मामले में राहु आपका बहुत ही गजब होता। 12वें भाव पर चलते हैं। 12वें भाव का जो संबंध है वह मुकदमेबाजी से है, हॉस्पिटलाइजेशन से है, जेल यात्रा भी करा देता है और कभी कभी व्ययाधिक्य भी 12वें भाव से देखा जाता है। तो 12वें भाव पर बुध की दृष्टि है और 12वें भाव का लॉर्ड चंद्रमा लगन में बैठा है, जो कि यह दर्शा रहा है कि खर्चे जो है कहीं ना कहीं रहेंगे ही, और जब जब चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तब तक थोड़ी समस्याएं इनको जीवन में आएंगी जरूर, क्योंकि 12वें भाव पर शनि की दृष्टि भी है। 12वें भाव को तीसरे भाव का बैठा हुआ शनि भी देख रहा है और 12वें भाव पर बुध की दृष्टि भी है। तो बुध इस कुंडली में धन और लाभ का मालिक है और वह 12वें भाव को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं खर्चे दबे रहेंगे, आमदनी अधिक होती रहेगी। तो आदित्य साहब, मैंने आपकी पूरी कुंडली का विश्लेषण जैसा मेरा बुद्धि विवेक ने काम किया मैंने बताया। दर्शकों, यदि आप भी अपने बच्चे की, अपनी कोई गुड़िया है उसकी या किसी भी अपने घर के कैंडिडेट की आप मुझे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9758821165। इस नंबर पर मुझे जो है कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग भेजें और जो मेरी फीस है वह मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे मेरी फीस भेज दें तो मैं आपकी कुंडली का आधा या पौने घंटे का पूरा जो विश्लेषण है वह आपके समक्ष टू द पॉइंट कि आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपकी कुंडली में कितना स्ट्रेंथ है और कहीं ना कहीं आपकी जो जितनी प्रकार की आपकी प्रश्न होंगे मैं सबका उत्तर देने का भरपूर प्रयास करूंगा। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।